सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। रात के 9:30 बज चुके हैं और वक्त हो गया है दृष्टिकोण यानी दिन भर की खबरें और उनका विश्लेषण। आज के विश्लेषण की शुरुआत मैं एक ऐसी खबर से कर रहा हूं जो भारत का मूल चरित्र बताती है। हालांकि कई बार ये कहा जाता है कि हमारी सहिष्णुता, संवेदनशीलता, सहृदयता वो हमें नुकसान देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कम से कम मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं इसे हमारी ताकत के तौर पर ही देखता हूं। आज भारतीय सेनाओं ने चीन की पीएलए, उनकी जो आर्मी है, उसके एक सैनिक को पकड़ा जो कॉर्पोरल रैंक पे है, वो वैंग या लोंग। उनको पकड़ा और वो डेमचौक सेक्टर है पूर्वी लद्दाख का, यानी पूर्वी लद्दाख यानी वो इलाका, वो क्षेत्र जहां भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं, जहां खूनी संघर्ष हो चुका है, जहां 20 भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर किए, जहां भारतीय सेनाओं ने 60 से लेकर 100 तक की संख्या बताई जा रही पीएलए के सैनिकों की गर्दनें तोड़ दी, जहां काली पहाड़ी पर हमारे जवानों ने कब्जा कर लिया। ये उस पूर्वी लद्दाख में 19 अक्टूबर को वैंग या लोंग ये पकड़े गए। ये एलएसी के इस पार चले आए थे और पकड़ने के बाद जब जानकारी ली गई और वो कह रहे हैं कि गलती से आए, तो फिर भारतीय सेना ने अपना वो उदार हृदय दिखाया जो इस जमीन की खासियत है, और उन्होंने जो वहां सैनिक तैनात थे भारतीय सेना के, उनको मेडिकल असिस्टेंस दी, यानी जो स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी सहायता, ऑक्सीजन दिया, उनको कपड़े दिए जिससे कि वो बच सकें। और इससे दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं। एक तो ये कि हमारी सेनाएं बहुत चौकस हैं। अगर मान लीजिए कि चीन का ये सैनिक किसी और इरादे से घुसा था, गलती से नहीं घुसा था, हमें ये सब मानना चाहिए। चीन के मामले में जो है ना, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तो उनको पता लगा होगा कि भारतीय सेनाएं कितनी सतर्क हैं, और चीनी सैनिक अगर गलती से भी आ गया तो उसके पास ऐसे कपड़े भी नहीं थे, इतनी तैयारी भी नहीं थी कि वो कुछ समय तक सस्टेन कर पाता। तो दुनिया को ये खबर ठीक से पता चलनी चाहिए। और जो हम बार बार कहते हैं कि भारतीय सेनाएं, भारतीय सैनिक अब पूरी तरह से तैयार हैं चीन से किसी भी तरह के मुकाबले के लिए, और हमने पूरी सर्दियों की तैयारी कर ली है। अभी तो सर्दी शुरू हो रही है और चीनी सैनिक जब कहीं गायब हो जा रहे हैं तो उनको कपड़े की जरूरत पड़ने लगी है। सामान्य कोई चीनी नागरिक होता तो हम ये मान सकते थे, उसमें कोई ऐसा नहीं है। अरुणाचल से, लद्दाख से बहुत से लोग इधर से उधर चले जाते हैं, और चीन से भी कुछ लोग आ जाए भटकते, भूले भटके, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सैनिक भटका और उसके कपड़े तक नहीं सही रह गए थे, उसको नए कपड़े देने पड़े, दूसरे कपड़े देने पड़े। लेकिन अच्छा है, और अब जो है बताया है भारतीय सेना ने कि पीएलए की तरफ से पूछताछ की गई कि कहां है, खोज खबर ली गई, और अब जो है वो उसको पूरी फॉर्मेलिटी जो होती है, औपचारिक प्रक्रिया जो होती है, उसके बाद चाइनीज ऑफिशियल्स को कहां, चुशुल मोल्डो, जहां वो बातचीत होती है, वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश से बुलावा है मुख्य अतिथि के तौर पर। मार्च में 50 वर्ष पूरे होंगे। ढाका में भव्य कार्यक्रम मनाएगा बांग्लादेश, करेगा, और उस उत्सव के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। विदेश मंत्री बांग्लादेश के एके अब्दुल मोमेन, वो उन्होंने न्योता दिया है। पूरी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां उपस्थित रहेंगे, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं, वो वहां जाएंगे। ढाका मार्च में है वैसे भी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर विश्वविद्यालय के 100वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। वो बात कर रहे थे तो भारत, प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था, समृद्ध जो हमारी विरासत है, उस सब की उन्होंने बात की। उन्होंने राजर्षि नालवाड़ी, कृष्णराज वाडेयार और एम विश्वेश्वरैया, इनके दृष्टि और संकल्पों को साकार करने की बात कही उस विश्वविद्यालय के द्वारा। और उसी में बोलते हुए उन्होंने वो बात बताई जो उनकी सरकार कर रही है कि 6 नए आईआईटी, 16 नए ट्रिपल आईटी, 7 नए आईआईएम और 7 ही एम्स
ये इस सरकार ने 6 साल में की। ये जानना बहुत जरूरी है। जब हम सुनते हैं कि 16 लाख बच्चे मेडिकल के लिए परीक्षा में बैठते हैं और उनके लिए सीटें कितनी हैं, डबल सीटें कर दी गई एमबीबीएस और एमडी की नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। अच्छा है, अभी जो बच्चे नहीं आए वो फिर से जब अगले वर्ष होगा मई में तो उसमें बैठ सकेंगे। लेकिन अच्छा है, जब सीटों की संख्या दोगुनी हो जाती है तो आशा उम्मीद बढ़ती है बच्चों की। वो तो एक है, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इसकी कितनी बेहतरी होगी जब ज्यादा डॉक्टर निकलेंगे, तो वो आप समझिए। चाइनीज वायरस लगातार भारत इस लड़ाई को जीतता हुआ दिख रहा है। 6 हफ्ते के बाद पहली बार 8 लाख के नीचे मामले चले गए हैं संक्रमण के, और वैज्ञानिकों के सरकारी पैनल का कहना है कि फरवरी 2021 तक देश में कोरोना संक्रमण काबू में हो जाएगा। आज जी किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री, वो लेह लद्दाख के दौरे से वापस आए। 2 दिनों तक वो लेह लद्दाख में थे और आंतरिक सुरक्षा के एक तरह से कहें कि निरीक्षण के तौर पर, और चूंकि लेह लद्दाख वो बाह्य सुरक्षा का भी मुद्दा हो जाता है, तो आंतरिक और बाहरी दोनों सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आज दिल्ली में एनके सिंह जी की किताब का लोकार्पण था। एनके सिंह कौन? जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और उस लोकार्पण के अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हमने एक और राहत पैकेज का विकल्प खत्म नहीं किया है, हम उसकी असेसमेंट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, और जब अवसर लगेगा कि इसके लिए सही अवसर है, जब समझ में आएगा तो हम वो जरूर देंगे। ये भी उन्होंने बताया कि हमने जो जीडीपी में गिरावट आई है उसका असेसमेंट शुरू कर दिया है। अभी तक तो सरकार उसके आंकड़े देने से भी डर रही थी, और अब वो कह रही हैं कि ढेर सारे इनपुट मिल गए हैं, आंकड़े मिल गए हैं, अब हम उस असेसमेंट के लिहाज से काम करेंगे और उसे सार्वजनिक भी करेंगे, संसद में भी रखेंगे। ये बहुत जरूरी है। देश भर में विद्यालय अब खुल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी आज से खुल गए 9वीं से 12वीं के लिए। 7 महीने के बाद ये विद्यालय खुले हैं। ईश्वर करे कि आगे भी कोई ऐसी अड़चन ना आए जिससे विद्यालय बंद करने पड़े। अभी भी बच्चे सब घरों में हैं तो बहुत मुश्किल होती है। ऑनलाइन क्लासेस का दबाव, उसकी दिन भर कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने बैठे रहना, वो बहुत अच्छा नहीं है। ऑनलाइन का एक तरीका होगा, उसमें बहस हो सकती है क्या अच्छा क्या बुरा, लेकिन कुल मिलाकर जो कक्षा में पढ़ने का है उसका कोई विकल्प नहीं। बेहतर हो कि हम काबू पा लें जल्दी से जल्दी, जिससे बच्चे सब के सब स्कूल जाने लगे, एकदम शुरुआती शिशु से जाने लगे। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने छापा मारा है गंगोत्री एंटरप्राइजेज। ये विनय शंकर तिवारी की कंपनी है। विनय शंकर तिवारी, हरिशंकर तिवारी, जो एक समय में पूर्वांचल के 2 माफिया वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी, दोनों गोरखपुर के, जो ब्राह्मण और राजपूत, उन दोनों माफियाओं का झगड़ा हुआ करता था। उसके बाद वीरेंद्र शाही की तो हत्या हो गई, शिव प्रकाश शुक्ला ने कर दी थी लखनऊ में। और हरिशंकर तिवारी विधायक रहे, चिल्लू पार से विधायक रहते हैं वो। उनके बेटे विनय शंकर और जो कुशल हैं वो भी हाथ आजमा चुके हैं, सांसद भी रहे हैं। और विनय शंकर तिवारी ये पूरी तरह से कारोबारी हो गए। गंगोत्री एंटरप्राइजेज है, अब 754 करोड़ के बैंक फ्रॉड का मामला है, जिसमें सीबीआई ने लखनऊ, नोएडा सहित कई ठिकानों पर छापा मारा है। हालांकि इसमें एक बात यह भी कही जाती है कि चूंकि हरिशंकर तिवारी और योगी आदित्यनाथ, यानी गोरखपुर की भाषा में कहें तो मठ और हाता, हाता यानी हरिशंकर तिवारी का जो निवास है उसको हाता कहते हैं, और जो मठ यानी गोरक्षनाथ का मठ, गोरखनाथ का मठ, तो मठ और हाते की लड़ाई बहुत पुरानी है, गोरखपुर के लोग जानते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अगर कोई बैंक लोन का फ्रॉड का मसला है तो उस पर कड़ाई से कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर उसमें कहीं भी कोई हीला हवाली की गई है तो उस पैसे को वसूला जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छी खबर है, फिर उसके बाद बुरी खबर पर चलते हैं। अच्छी खबर यह है कि दिव्यांगों को 50% छूट मिलेगी बस के किराए में, और ये देश में सबसे ज्यादा है।
अब लेकिन मध्य प्रदेश में अभी चुनाव भी चल रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं। अच्छा, जब उपचुनाव वगैरह होते हैं या चुनाव होते हैं तो राजनीति बहुत जम के होती है। ये तो उपचुनाव वैसे भी सब कांग्रेसी लड़ रहे हैं, वो कांग्रेसी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चले गए और कांग्रेस की सरकार गिरा दी। कमलनाथ जी बहुत उटपटांग बयान दे चुके हैं, दिनेश गुर्जर कांग्रेस नेता वो बहुत उटपटांग दे चुके हैं। इधर से भी कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा ने कोई कमी नहीं छोड़ी। शिवराज जी भी जवाब देते रहते हैं। अब जो इमरती देवी को उन्होंने आइटम कहा था, कमलनाथ ने आज उसकी सफाई दी कि आइटम हम सब हैं, ये है वो है। बहुत अजीबोगरीब की पार्लियामेंट में जो होता है वो भी आइटम होता है जो उसके बिजनेस के लिए डाला जाता है। बड़ी विचित्र सी उनकी सफाई थी। लेकिन उस पर एनसीडब्ल्यू ने, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग ने उसके लिए जो उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा है और चुनाव आयोग को भी ये मामला देखने को कहा है। स्मृति ईरानी वो तो ऐसे अवसर पे बहुत आक्रामक हो जाती हैं, बहुत सधी हुई महिला हैं, बहुत सधे बयान देती हैं। उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन गांधी परिवार एक्शन नहीं लेगा जबकि महिला के खिलाफ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया गया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये दो लोग हैं जिनकी वजह से गांधी परिवार का किचन चल रहा है। तो ये बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। और दिग्विजय सिंह उन्होंने कहा कि हम तो जानते नहीं कि क्या बयान दिया, लेकिन भाजपा को नाटक नौटंकी करने की क्या जरूरत थी और भाजपा मध्य प्रदेश के लोग हाथरस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। हाथरस पर हालांकि बोलते हुए लगता है कि जो उस पर कार्रवाई होनी थी वो उत्तर प्रदेश सरकार ने की। निश्चित तौर पर उसकी मिस हैंडलिंग हुई। उस घटनाक्रम को, इतने संवेदनशील मसले को ठीक से अगर उसको देखा गया होता तो शायद ये इतना बड़ा मसला नहीं होता। और कांग्रेस तो राजनीति कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उस घटना की बार बार याद दिलाना, तो फिर दूसरे मसले आते हैं, फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी आता है और फिर इसी पर स्कोर सेटलिंग शुरू हो जाती है कि अच्छा तुम्हारे राज्य में कितना हुआ, मेरे राज्य में कितना हुआ। फिर शर्मनाक बयान भी आने शुरू होते हैं। लेकिन आज अनूपपुर से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कांग्रेस के एक प्रत्याशी के ऊपर आरोप लगा दिया। अनूपपुर से भाजपा के प्रत्याशी हैं बिसाहू लाल साहू और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विश्वनाथ सिंह। बिसाहू लाल साहू ने कहा कि विश्वनाथ सिंह ने अपनी पहली पत्नी के बारे में पर्चा दाखिल करते वक्त नहीं लिखा है और दूसरी महिला के लिए उन्होंने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। और बिसाहू लाल साहू ने कहा कि 15 वर्ष पहले मेरी शादी हुई थी, हमारे 2 बच्चे भी हैं और मैं बिसाहू लाल साहू के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराऊंगा। जब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगते हैं तो हमेशा लगता है कि ये बात क्यों नेताओं को ध्यान में नहीं आती कि आपको चुनाव जीतना हारना है। इस तरह के आरोप लगाने से, बयानबाजी से शायद ही बहुधा इसका कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, उससे आपकी छवि जरूर खराब होती है, उससे आप जनता की आंख में गड़ने लगते हैं, किरकिरी जैसे हो जाते हैं। तो अगर ये आप समझें कि आप और चीजें अपनी जगह है, लेकिन निजी टिप्पणियां, बिलो द बेल्ट, हल्की टिप्पणियां वो करने से बचे तो बेहतर रहेगा। महाराष्ट्र की सरकार ने लोकल ट्रेन चलाने के लिए निवेदन किया था और आया कि रेलवे नहीं चला रही। आज पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ सुमित ठाकुर उन्होंने बताया है कि 16 अक्टूबर को आया था महिलाओं के लिए लोकल ट्रेन चलाने के लिए 11 बजे से 3 बजे और 7 बजे से जब तक सर्विसेज बंद नहीं हो जाए। हमने उन्हें कहा और पूछा कि कितने पैसेंजर होंगे, क्या होगा और किस तरह से हम दोनों मिलकर एक मॉडलिटीज यानी कैसे क्या ट्रेन चलेगी, तो क्या क्या करना होगा, किस तरह का एहतियात बरतने होगा, उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। हमने कल भी उनसे बात की। रेलवे तैयार है। पश्चिम रेलवे 700 ट्रेनें चला रहा है और 2 लेडीज स्पेशल हैं। मध्य रेलवे भी 706 ऐसी सेवाएं शुरू कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अभी तक कोई मॉडलिटीज हमें नहीं बताई गई है। एक और खबर है महाराष्ट्र की। एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच एक लोन एग्रीमेंट हुआ है $177 मिलियन का। इससे 450 किलोमीटर का स्टेट हाईवे, जो राज्य की सड़कें हैं, राज्य का राजमार्ग, वो
उसको अपग्रेड किया जाएगा और ज्यादातर जिले की सड़कें बनेंगी। बहुत अच्छी खबर। दूसरी भी खबर यहीं से है कि एडीबी और भारत सरकार ने एक और लोन एग्रीमेंट साइन किया है $346 मिलियन का। इसके तहत महाराष्ट्र में रूरल हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम HVDS के तहत जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके जो खेतीहर किसान है, उसको अच्छी तरह से बिजली दी जाएगी, एफिशिएंट एंड रिलायबल। ये बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र के गांवों तक सड़क अच्छी बने और बिजली उनको पहुंचे, ये सभी जगह होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में राजनीति खूब जमकर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी आमने सामने रहते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी पूजा पंडालों के साथ और वहां बात करने जा रहे हैं। उससे पहले अमित शाह को जाना था, लेकिन अमित शाह नहीं जा पाए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वो सिलीगुड़ी में थे। उन्होंने वहां जो सिलीगुड़ी की आनंदमोई कालीबाड़ी मंदिर है, वहां जाके दर्शन भी किए और उन्होंने कहा कि देखिए, ममता जी सिर्फ और सिर्फ विभाजन कर रही हैं, तुष्टीकरण कर रही हैं। हम समग्रता में बात करते हैं, समग्र विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। जो वहां का उच्च न्यायालय है कलकत्ता का, स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी दुर्गा पूजा के पंडाल में विजिटर एंट्री नहीं होगी, यानी जो लोग देखने जाते हैं वो नहीं जा पाएंगे उस तरह से। कौन पंडाल में जा सकता है, कौन पूजा करेगा, उसकी भी लिस्ट बाहर लगानी होगी। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र जबरदस्त, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जबरदस्त बाढ़ से जूझ रहे हैं और वहां एक बहुत बुरा हाल है। तेलंगाना में तो बहुत ही बुरा हाल है। हैदराबाद में बड़ा नुकसान हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि जिनका भी घर टूटा है उनको 1 लाख रुपए बारिश की वजह से, और जो पार्शियली डैमेज्ड है यानी आंशिक नुकसान इनको, उनको 50,000 दिया जाएगा। इसके अलावा सभी गरीब घरों को जो लो लाइंग एरियाज में रहते हैं उनको 10,000 रुपए दिया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी पलनीस्वामी उन्होंने कहा है कि 10 करोड़ रुपए हम बाढ़ प्रभावित तेलंगाना के लिए दे रहे हैं। बेंगलुरु में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कर्नाटक में बताया, वहां के मंत्री ने बताया है, स्वास्थ्य मंत्री ने, उन्होंने आज सभी जिलों के साथ बातचीत की है जो उससे संबंधित इलाके हैं और बताया कि 30,000 लोग इससे प्रभावित हैं। ज्यादातर को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। केरल में सोने की तस्करी का मामला, मतलब वहां कोविड के मामले तो बढ़ ही रहे हैं चाइनीज वायरस के, और केंद्र सरकार ने टीम भेजी तो उस पर भी राजनीति होने लगी और केरल सरकार ये सफाई दे रही है कि कैसे केंद्र सरकार उनकी तारीफ कर रही थी। लेकिन जब मामले घटे थे तो तारीफ हुई थी। अभी जब मामले फिर से बढ़ने लगे और उसको राज्य सरकार काबू में नहीं कर पाई तो केंद्र सरकार को टीम भेजनी पड़ी। लेकिन उससे भी ज्यादा वहां मामला जो फैला हुआ है वो है सोने की तस्करी का। स्वप्ना सुरेश कह रही कि हमारी जमानत हमको दे दी जाए, हमको जेल न भेजा जाए। एम शिवाशंकर वो भी गए थे, केरल उच्च न्यायालय चले गए थे। अब 23 अक्टूबर तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। अब पिनराई विजयन कह रहे हैं कि हम एम शिवशंकरन को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनको जैसे ही हमें पता चला प्रमुख सचिव पद से हटा दिया और हम चाहते हैं कि जो भी लोग हैं उनकी जांच हो। सीएमओ में अब किसी का कोई कनेक्शन इस सोने की तस्करी के मामले से नहीं है। जांच एजेंसियां जांच करें और अगर उनको लगता है कि कोई उसमें शामिल है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन ये इतना आसान, इतना सीधा मसला नहीं है। प्रमुख सचिव सीएमओ से जुड़े हुए एम शिवशंकर, उनसे सीधे तौर पर स्वप्ना सुरेश जो केरल के सोने की तस्करी के मामले की मुख्य आरोपी है और उसमें इंटरनेशनल रैकेट यानी विदेशों के साथ जिस तरह से तस्करी का वो रैकेट जुड़ा है, जिसमें जितने लोग पकड़े गए हैं, और सिर्फ यही नहीं पकड़े गए हैं, विदेशों में भी उससे जुड़े हुए आरोपी पकड़े गए हैं, जिसके बारे में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बताया है। तो ऐसा नहीं है, इतना हल्का मामला नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दो की दोनों पार्टियां लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सिर्फ
पिनराई विजयन या शिवशंकरन नहीं, जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं केटी जलील, उनके भी इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। और अब बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आज भी 2 आतंकवादी मारे गए, लेकिन आतंकवादियों को तो निपट ले रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या करेंगे जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं और वो देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं, 370 हटाने के लिए सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें फांसी दे दो लेकिन हम करेंगे। और वो साहब हैं फारूक अब्दुल्ला, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से उम्मीद रखते हैं 370 हटाने की। वो कह रहे हैं कि मैं रहूं ना रहूं, ये लड़ाई चलती रहेगी। तो मुझे लगता है कि वो रहें ना रहें, लेकिन 370 नहीं हटेगा, ये भारत सरकार को बहुत स्पष्ट करना चाहिए। और उनसे आज जांच भी की गई, पूछताछ हुई। अच्छा, कई मामलों में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला फंसते दिख रहे हैं। वो जमीन का मामला हो, वो एसोसिएशंस का मामला हो, क्रिकेट एसोसिएशन का हो, वो जम्मू कश्मीर बैंक का मामला हो, सरकारी नियुक्तियों में घपले का मामला हो, इन सब में वो फंस रहे हैं। ये भी एक वजह है कि वो किसी भी तरह से 370 की आड़ वो कवर वापस चाहते हैं। आज फारूक अब्दुल्ला से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ की है 43 करोड़ के, जो जिसको कहते हैं ना कि फंड आया कहां खर्च हुआ पता नहीं। ये जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन रहते, उन्होंने 43 करोड़ खर्च किया था। उन्होंने इसको मजाक में उड़ाया, कहा ये बहुत ऐसे ही मामला बार बार चलता रहता है, इसमें कुछ नहीं है, मैं इसको लेकर बहुत चिंतित नहीं हूं। असम काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व 21 अक्टूबर से खुल जाएगा। अच्छी बात है, धीरे धीरे देश का हर हिस्सा खुलना चाहिए। अब कोई भी एक इस तरह का जो राष्ट्रीय पार्क या टाइगर रिजर्व होता है, वहां कितने लोगों का जीवन जुड़ा होता है, उस पूरे पार्क को चलाने के लिए कितनी रकम चाहिए होती है। लोग नहीं जाएंगे तो सब कैसे चलेगा। तो बेहतर हो कि सारे एहतियात बरतते हुए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि हल्के में नहीं लेना है, बहुत खतरनाक वायरस है। वैसे तो अच्छा है कि हमारा रिकवरी रेट दुनिया में सबसे अच्छे देशों में है, लेकिन यह भी सच है कि इसमें किसकी जान चली जाए ये अब तक अनुमान नहीं लगा है। बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, इस पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता, अप्रत्याशित वायरस है। असम और मिजोरम की सीमा पर विवाद भी हुआ है, उसको लेकर सर्बानंद सोनोवाल जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, उनको स्थिति के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बात सुनी और उसको ठीक करने की बात कही। भारत और जो अंतर्राष्ट्रीय उससे जुड़ी खबरें हैं उसकी बात कर लेते हैं। भारत अमेरिका दोनों देशों के बीच में 2+2 यानी रक्षा मंत्री विदेश मंत्री दोनों की बैठक होने वाली है 26-27 अक्टूबर को, और उसमें BCA यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इस पर दस्तखत हो सकते हैं। चीन के साथ विवाद के समय में ये BCA होना, इस समझौते पर दस्तखत होना बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका जो उसकी मालाबार एक्सरसाइज होती है, वो इस बार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में हो सकती है साल के अंत में, इस वर्ष के अंत में। इसमें ऑस्ट्रेलिया की भी नौसेना शामिल हो सकती है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि मालाबार 2020 विल सी द पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन नेवी दिस ईयर। द एक्सरसाइज हैव बीन planned on a non-contact at sea format. The exercise will strengthen the coordination between the navies of the participating countries. भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तीनों हैं इसमें। भारत और श्रीलंका के बीच 8वें सालाना साझा अभ्यास जो दोनों देशों की नेवीज के बीच में होता है, स्लिनेक्स 20, श्रीलंका और इंडिया। स्लिनेक्स 20 ये आज से शुरू हुआ। ये कहां शुरू हुआ है? ये श्रीलंका के जो समुद्री किनारे हैं वहां शुरू हुआ है। 3 दिन तक ये चलेगा, 21 अक्टूबर तक। आज भारत ने एक और अच्छी सफलता हासिल की है और सब इंडिजिनस है, यानी मेक इन इंडिया, स्वदेशी। आज भारत ने स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल सैंड को ओडिशा के तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल को तैयार किया है DRDO ने,
इंडियन एयरफोर्स के लिए। और इसमें जो सबसे खूबसूरत बात है कि लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च या बिफोर लॉन्च दोनों कैपेबिलिटी इसमें है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और देखिए हम मेक इन इंडिया स्वदेशी कितनी चीजें तैयार कर रहे हैं, खास करके रक्षा क्षेत्र में। इजराइल और बहरीन ने अब आपस में राजनयिक संबंधों को बहाल कर लिया है। दोनों देश एक दूसरे से औपचारिक तौर पर अब संबंध बहाल करने में आगे बढ़ गए हैं। अमेरिका ने इसमें मध्यस्थता की थी, डोनाल्ड ट्रंप ने, और अब वो आगे बढ़ा है। बड़ी अच्छी बात है। दुनिया के जितने देश एक दूसरे के साथ युद्ध न करने पर, झगड़ा न करने पर सहमत हों, वो पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान का क्या करें? हमारा पड़ोसी इस्लामिक मुल्क, इस्लामिक नेशन पाकिस्तान जूझ रहा है। वहां लोग सड़कों पर हैं, लाखों लोग सड़कों पर हैं। अभी गुजरांवाला में रैली हुई और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार, देशद्रोह, जाने किन किन आरोपों में भागे हुए, देश से बाहर लंदन से वीडियो रैली की उन्होंने। मरियम नवाज शरीफ के पति, उनको गिरफ्तार कर लिया गया होटल के कमरे का ताला तोड़कर। और पाकिस्तान में बहुत बवाल की स्थिति है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि क्या लोकतंत्र के लिए पाकिस्तानी अवाम तैयार हो रही है? क्योंकि लोकतंत्र के लिए एक बार वो ठीक से तैयार हो जाए तो शायद बहुत सी समस्याएं हल हो पाएंगी। लेकिन मुश्किल वही है कि जिस तरह की स्थिति है उसमें, उस रैली में भी, उन रैलियों में भी बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के अत्याचार का मसला गंभीरता से उठ रहा है। बार बार वो ये कह के बच जाते हैं कि देखिए भारत उनको फ्यूल अप कर रहा है, उनको मदद कर रहा है। अब बलूचिस्तान से भारत का अपना बहुत भावनात्मक संबंध है और हमारी तो पूरी जमीन है, हम तो कहीं से भी जुड़े हुए हैं। आप पाकिस्तान लेके इस्लामिक नेशन बना के गए थे, आप फेल हो रहे हैं। तो ये तो आपको देखना है। और पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियों के लिए उन इलाकों का इस्तेमाल करता है, एक खास क्षेत्र को छोड़कर पाकिस्तान के लोगों को सामान्य सहूलियतें भी नहीं मिलती। बलूचिस्तान हो, सिंध हो, गिलगिट बाल्टिस्तान हो, पीओजेके हो, इन सब जगहों पर लोगों को उनके जो सामान्य अधिकार हैं वो नहीं मिलते। देखिए इमरान खान कितने समय तक रहते हैं और इमरान खान की स्थिति, नवाज शरीफ की रैली और पाकिस्तान के पूरे हालात पर, भारत के साथ उनके संबंधों पर, इस सब पर मैंने पाकिस्तान की पत्रकार, बहुत बेबाक पत्रकार है आरजू काजमी, उनसे बात की है और मैं कल वो बातचीत अपलोड करूंगा। आप लोगों को बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा। फिलहाल आज के दृष्टिकोण में इतना ही और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस दृष्टिकोण को समर्थन देते हैं। सामाजिक परिवार का हिस्सा पक्के तौर पर बनने के लिए क्या करना है? सब्सक्राइब बटन दबाना है, नोटिफिकेशन वाला बटन दबाना है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है, बाकी सब मैं करता रहूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव की भी नियमित आपको बात करता रहूंगा। बड़े जो मुद्दे हैं वो वहां के बताऊंगा, विधानसभावार अनुमान बताऊंगा, जो आंकड़े हैं वो सब बताऊंगा। ये सब लगातार मैं बताता रहूंगा। और एक जरूरी बात कि ये चैनल पूरी तरह से मुफ्त है, इसमें कोई ज्वाइन बटन न लगा है न लगेगा। लेकिन जो लोग स्वैच्छिक तौर पर आर्थिक सहयोग करते हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सारी जानकारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो और रात में प्रतिदिन मैं कोशिश करता हूं कि 12 विधानसभा, कभी 13 भी हो जाती, 2 लोकसभा करता हूं। तो एक 5:30 बजे शाम को, एक रात 10:30 बजे। तो रात 10:30 बजे आप देखना नहीं भूलिएगा। एक और लोकसभा की 6 विधानसभा सीटों के बारे में मेरा अनुमान, आंकड़े, तर्क और तथ्य के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।